प्रिय विद्यार्थियों, आज व्याख्यान माला की श्रृंखला में मेरे वक्तव्य का विषय है छायावादोत्तर काव्य एवं उनके प्रमुख कवि। छायावादोत्तर काव्य जो है, उस काव्य की जो समय सीमा है वह छायावाद के बाद की है। छायावादोत्तर काव्य परंपरा के अंतर्गत स्वच्छंदतावादी एवं व्यक्तिवादी कवियों की ऐसी श्रृंखला मिलती है जो छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल में आती है। यानी छायावाद की समाप्ति और प्रगतिवाद का जो प्रारंभ होता है, उसकी संधि होती है, वहाँ पर हमें छायावादोत्तर काव्य के दर्शन होते हैं। इन कवियों की भावभूमि सूक्ष्म से हटकर स्थूल की ओर अग्रसर होती है। यानी छायावादी कवियों ने जो सूक्ष्म विषयों का वर्णन किया था, तथ्यों का वर्णन किया था, उनसे इन्होंने अपनी दृष्टि को हटा लिया और जो स्थूल चीज़ें दिखाई देती हैं उनकी तरफ अपने विचारों को मोड़ दिया। अतएव इन कवियों ने छायावादी सूक्ष्म एवं रहस्योन्मुखी चेतना से अलग हटकर यथार्थ की भूमि पर आने का प्रयत्न किया। यानी छायावादी जो कवि थे वे प्रकृति और मानव के जो रहस्य हैं उनके अंदर नई चेतना की स्फूर्ति पैदा करने का कार्य करते थे। लेकिन छायावादोत्तर कवियों ने क्या काम किया? यथार्थ भूमि, जो वास्तविक भूमि है, जो वास्तविक तथ्य हैं, कथा वस्तु है या विषय है, वहाँ पर आने का प्रयत्न किया है। ऐसे कवियों में रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन तथा नरेंद्र आदि प्रमुख कवियों के नाम लिए जा सकते हैं। कहने का भाव क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर जी, हरिवंश राय बच्चन जी, शिवमंगल सिंह सुमन तथा नरेंद्र आदि कवियों ने छायावादोत्तर काव्य को आगे बढ़ाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, जिन्होंने छायावादी भावभूमि को स्पर्श करते हुए भी उससे अलग हटकर कथ्य रूप को नवीन दृष्टिकोण से प्रकट किया। यानी ये जो कवि हैं वे छायावादी परंपरा में जो लिखते थे उसको स्पर्श करते, उसको छूते हुए उन्होंने नई दृष्टि से, नए दृष्टिकोण से, नए विचार से अपने काव्य का निर्माण किया। हरिवंश राय बच्चन जी को यदि अपनी हाला में प्रेम, आशा और चेतना की नवीन किरण दिखाई देती है। अब बच्चन जी कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, जो हालावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, उनके काव्य में प्रेम और आशा, लोक चेतना की नवीन किरण दिखाई देती है। तो दूसरी ओर रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में ओज, क्रांति और आग के नए तेवर हमें दिखाई पड़ते। ये तो प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ओज और वीर्य का कवि माना जाता है। इसलिए उनका जो साहित्य है या उनकी जो रचनाएं हैं उनमें ओज, क्रांति और आग के नए तेवर दिखाई देते हैं, यानी गुस्से की। इसी प्रकार सुमन का जो साहित्य है, यानी शिवमंगल सिंह सुमन जी का जो साहित्य है वो प्रगतिशील चेतना, अदम्य परिवर्तन का प्रतीक है। यानी शिवमंगल सिंह सुमन के साहित्य में अत्यंत मार्मिक ढंग से जो परिवर्तन समाज में, देश में दिखाई पड़ते हैं वे उसका प्रतीक हैं। नरेंद्र शर्मा जी की जो कविता में कुंठवाद के साथ साथ प्रगति चेतना के दर्शन भी हमें दिखाई पड़ते हैं। यानी नरेंद्रवादी, कुंठावादी कवियों के अंदर की श्रृंखला के अंदर गिने जाते हैं कि उनका मन जो है कुंठ गया है, उनके मन में जो विचार हैं वो कुंठित हैं, लेकिन उनके अंदर भी प्रगति चेतना के विचार जो हमारे को दिखाई देते हैं।
इस प्रकार छायावादोत्तर काव्य एवं उनके प्रमुख कवि हैं, यानी ऐसे कवि जिन्होंने छायावाद के बाद काव्य की सृजना की है, काव्य का लेखन का कार्य किया है, उनको ही हम इस श्रृंखला के अंदर लेते हैं। छायावादी काव्य की अंतिम समय सीमा सन 1936 ईस्वी मानी गई है। ये तो आपको विदित है, आपको पता है कि छायावाद 1918 से शुरू होकर के 1936 में समाप्त हो गया। लेकिन आपको यहाँ मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि कोई भी विचारधारा एकदम से ख़त्म नहीं होती। उदाहरणार्थ, जैसे आप लोग वस्त्र पहनते हो, कपड़े पहनते हो, कभी आपकी जो जीन्स है, लूज़ जीन्स का रिवाज आ जाता है, कभी टाइट का आ जाता है, कभी कलरफुल कपड़ों का आता है, कभी जो बिल्कुल वाइट कलर के या लाइट कलर के कपड़े होते हैं, कभी बड़े प्रिंट, कभी छोटे प्रिंट। इसी प्रकार से साहित्य में भी नए नए प्रयोग होते हैं। अब मेरा कहने का भाव क्या है कि जैसे आपके पास 10 जीन्स है, वो एकदम तो फटेंगी नहीं। आप उन जीन्स को ठीक है बाहर ऑफिस में नहीं पहनोगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पहनोगे, तो घर में तो पहनोगे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उस जीन्स का जो है एकदम ट्रेंड ख़त्म हो गया है, रिवाज ख़त्म हो गया है। वो धीरे धीरे समय के अनुसार ही तो ख़त्म होती है। इसी प्रकार से साहित्य के अंदर भी जो प्रवृत्तियाँ पहले हमें छायावाद में दिखाई देती थी, वे एकदम ख़त्म नहीं हुई। इसीलिए जो छायावाद जो है 1936 के बाद का जो थोड़ा बहुत काव्य आगे है, उसके अंदर भी कुछ प्रवृत्तियाँ इसके अंदर दिखाई देती हैं। इसलिए अन्य जो विद्वान हैं छायावादोत्तर काव्य की समय सीमा 1938 से मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि 36 तक छायावादोत्तर काव्य है और कुछ समय तक 1-2 साल तक उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वो आगे भी कार्य करती रही हैं। इसलिए छायावादोत्तर काव्य की समय सीमा जो मानते हैं वो कितनी है, सन 1938। अब छायावादोत्तर काव्य के अंतर्गत भी हिंदी साहित्य में 2 प्रकार की कविताएं जो है लिखी गई हैं। 2 प्रकार की कविताएं उसके अंदर छायावादोत्तर काव्य के अंदर दृष्टिगत होती हैं। छायावाद और प्रगतिवाद के बीच कविता या उत्तर छायावादी काव्य कहा जाता है, यानी जो कविता छायावाद और प्रगतिवाद के मध्यकाल में के बीच के समय में लिखी गई है, उसी को उत्तर छायावादी काव्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम इस काव्य को 2 भागों में बांट लेते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। दूसरी है प्रणयमूलक व्यक्तिक काव्यधारा, प्रणयमूलक व्यक्तिक काव्यधारा। अब सर्वप्रथम हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को लेते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा क्या होती है? ऐसी काव्यधारा या ऐसा काव्य जिसमें हमारे राष्ट्र का गौरव गान गाया जाता है, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी विचारधारा है, उनको जो है प्रमुखता के साथ इस काव्यधारा में वर्णित किया गया है या इस काव्यधारा में उनका वर्णन किया है। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों में नाम आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी आदि जो है प्रमुख राष्ट्रीयवादी काव्यधारा के कवि हैं। और आपने माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्र काव्यधारा से ओतप्रोत कविता सुनी होगी, पढ़ी होगी। कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। उसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो इन उपयुक्त पंक्तियों के अंदर हम चतुर्वेदी जी का जो राष्ट्र प्रेम है उससे ओतप्रोत पंक्तियों को पढ़ते हैं, यानी इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारे मन में भी अपने राष्ट्र के प्रति
अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति विचारों का एक समुद्र सा उमड़ पड़ता है। अब इन जो कवियों हैं, इनके काव्य की, राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों की कुछ विशेषताएं भी हैं, या इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि छायावादोत्तर काव्य की जो रचना करने वाले कवि हैं, उन्होंने किन किन विषयों पर अपना कार्य किया है, या उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहला आता है देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना। ये अभी आपको मैंने बताया है कि देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति के लिए ये लोग पूर्णतः समर्पित थे। दूसरा आता है स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्बोधन। अब आपको मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि जो 1938 का काल है, अब वो जो है हमारे राष्ट्र को क्या है, स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने का समय था, क्योंकि पूरा देश जो है अपनी आज़ादी के लिए लगा हुआ था। और एक जो कलम का मालिक है, कलम का सिपाही है, वह तलवार लेकर तो संग्राम में जा नहीं सकता। वह ऐसे काव्य की रचना करता है जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके समस्त राष्ट्र के लोग जो हैं अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार होते हैं। और उनमें नाम किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। ये पीछे भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सन 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तो बड़ी परशुराम की प्रतीक्षा जो है उनका इस प्रकार से ओज और वीर्य से ओतप्रोत काव्य है। नेक्स्ट आता है देश पर बलिदान होने की भावना। देश पर बलिदान होने की भावना। अब जो अभी मैंने आपको पुष्प की अभिलाषा कविता करवाई है, उसमें आप देखो मनुष्य की तो बात ही क्या है, यानी मनुष्य तो चिंतनशील प्राणी है। वो तो हर चीज़ के बारे में सोच समझकर विचार कर सकता है। यहाँ तो कवियों ने प्रकृति के अंदर भी राष्ट्रभक्ति के बीज जो है गहरे बो दिए। कि पुष्प भी क्या चाहता है कि वो सुरबाला के बालों में गुथना नहीं चाहता, किसी प्रेमिका के बालों में गुथना नहीं चाहता, बल्कि राष्ट्र के लिए समर्पित होने में अपना गौरव महसूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट है देश पर बलिदान होने की भावना। ये भी वही बात है कि जैसे अगर हमारे देश को आज़ादी किसी भी तरह से मिलती है तो व्यक्ति जो है जीवित नहीं रहना चाहता। जीवित का मतलब क्या है? मैं मर जाऊं, मैं अपने देश पर बलिदान हो जाऊं, लेकिन मेरे पीछे रहने वाली जनता जो है सुख चैन से रहे। नेक्स्ट है वीर भावों की प्रधानता तथा ओज एवं औदात्य का स्वर। यानी इन कवियों की जो रचनाएं हैं, राष्ट्रवादी कवियों की, उनके अंदर वीरता को कूट कूट करके भरा हुआ है। ओज उनका जो गुण है, और इस प्रकार से औदात्य यानी इनकी कविताओं में उदारता के भी दर्शन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्य संस्कृति एवं गांधीवाद का समर्थन। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि हमारे देश का पुराना नाम आर्यव्रत भी है। रामायण महाभारत सीरियल जो आज आप टीवी पे देख रहे हो, उसमें आर्य संस्कृति के जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, जो जीवन मूल्य हैं, जो सेवा भाव है, श्रद्धा भाव है, या एक छोटे बड़े का आदर सत्कार का भाव है, सेवक और नौकर का जो भाव है, पिता पुत्र का जो भाव है, वो बड़े अच्छे से दिखाया गया है। और जो आप इस काल के कवियों का साहित्य पढ़ोगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आगे आता है गांधी दर्शन। गांधी दर्शन क्या है कि गांधी जी किस प्रकार से समाज को देखते थे, गांधी जी की समाज के प्रति किस प्रकार की विचारधारा थी। अब गांधी जी भी अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग से देश को आज़ाद करवाने का प्रयत्न कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारी जनता जो है गांधीवादी विचारों से भी प्रभावित थी, इसलिए गांधी जी का समर्थन भी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट फिर वही उससे संबंधित ही है, जन जागरण का संदेश। जन जागरण, जन कहते मनुष्यों को, जागरण जगाना। वो नींद में सोए हुए नहीं थे। कहने का मतलब क्या है कि मेरे देश की जो भोली भाली जनता है, मेरे देश के जो लोग हैं, जो अंग्रेज़ों के चंगुल में थे, जो रियासती राजाओं के चंगुल में फंसे हुए थे,
कहने का भाव क्या कि अंग्रेज़ लोग जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे, फूट डालो राज्य करो की नीति, बहुत सारे राजा जो है अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे और उन राज्यों की या उन राज्यों के अधीन जो जनता थी वो उन्हीं रियासतों के राजाओं का कहना मानते थे और वो देशद्रोही थे। इस काल के कवियों ने उनको जगाया, उनको अपनी कीमत बताई, उनको बताया कि जब तक जन जागरण आंदोलन नहीं होगा, प्रत्येक भारतवासी इसके लिए सत्याग्रह नहीं करेगा, संग्राम नहीं करेगा, तब तक भारत माँ स्वतंत्रता की बेड़ियों से स्वतंत्र नहीं हो सकती। क्योंकि एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये बड़ा लार्ज स्केल का काम है, बड़ा लंबा चौड़ा काम है, इसलिए प्रत्येक भारतवासी को जगाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार का संदेश भी हमें इन कविताओं में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी कविता का जो आता है वो क्या है? प्रणय मूलक व्यक्तिक काव्य धारा। प्रणय कहते हैं प्रेम को, प्रेम मूलक व्यक्तिगत जो काव्य धारा है उसका प्रभाव भी हमें इस काव्य धारा के अंदर दिखाई देता है। प्रणय मूलक काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा प्रभृति हैं। कहने का भाव क्या है कि मस्ती भरा और प्रेम भरी कविताएं लिखने का श्रेय श्री हरिवंश राय बच्चन जी को, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को, नरेंद्र शर्मा आदि कवि हैं। बच्चन जी के मधु काव्य को जनता में अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई, जो उनका मधु काव्य है। अब उसको जो है जनता ने काफ़ी पसंद किया। उनकी रचनाएं हैं, यानी हरिवंश राय बच्चन की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधु काव्य हैं। यहाँ एक बात आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो फेमस कविताएं, फेमस रचनाएं हैं, वो मधु नाम से ही शुरू हो रही है। देखो, पहले वाली आकारांत है मधुशाला, मधुबाला, और पीछे वाली अकारांत है मधु कलश, मधु काव्य। अन्य कवियों की रचनाओं का विवरण भी इस प्रकार से है। एक अकेले हरिवंश राय बच्चन जी ने रचनाएं नहीं लिखी हैं, दूसरे लोगों ने भी इनकी रचनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनकी एक बार जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी को पढ़ने का प्रयास करते। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधु काव्य, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बंगाल का काल, बुध और नाचघर, त्रिभंगिमा, चार खेमे, 64 खुटे, 2 चट्टाने, जाल समेटा। अब इनमें से मधुशाला, निशा निमंत्रण और आपकी बंगाल का काल, बुध और नाचघर हरिवंश राय जी की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यानी इन रचनाओं के कारण हरिवंश राय जी विश्व में प्रसिद्ध हो चुके। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनकी रचनाएं हैं मधुलिका, अपराजिता, करील। मधुलिका, अपराजिता, करील। करील इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। किरण बेला, लाल चुनर, विराम चिन्ह, वर्षांत के बादल, वर्षांत के बादल। लेकिन इनकी करील जो रचना है, अपराजिता है, वही ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त है। नेक्स्ट है नरेंद्र शर्मा। इनकी रचनाएं हैं शूल फूल, शूल फूल, प्रभात फेरी,
प्रभात फेरी, द्रौपदी, स्वर्णा, उत्तरराज्य, रक्तचंदन, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अभिशस्य, कदलीवन, प्यासा निर्झर। एक बार फिर सुनो। शूल फूल, प्रभात फेरी, द्रौपदी, स्वर्णा, उत्तरराज्य, रक्तचंदन, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अभिशस्य, कदलीवन, प्यासा निर्झर। द्रौपदी, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्यासा निर्झर इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब इसके बाद इसी व्याख्यानमाला की श्रृंखला जो है छायावादोत्तर काव्य पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं या अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, उनको भी मैंने संग्रहित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम प्रश्न आता है, मधु काव्य पर किसका प्रभाव लक्षित होता है? मधु काव्य पर किसका प्रभाव लक्षित होता है? उत्तर है ख़याम की रुबाइयों का। ख़याम की रुबाइयों का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम एवं मस्ती का कौन सा काव्य है? प्रेम एवं मस्ती का कौन सा काव्य है? प्रणयमूलक व्यक्तिक काव्य। अभी मैंने इसकी 2 श्रृंखलाएं बताई थी, एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत राष्ट्रीय काव्य धारा और दूसरी प्रणयमूलक व्यक्तिक काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम एवं मस्ती किसके काव्य में दिखाई देती है? प्रेम एवं मस्ती किसके काव्य में दिखाई देती है? उत्तर है हालावाद के कवियों में। हालावाद के कवियों में। नेक्स्ट प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन किस महान फिल्मी हस्ती के पिताजी हैं? हरिवंश राय बच्चन किस महान फिल्मी हस्ती के पिताजी हैं? उत्तर है अमिताभ बच्चन। उत्तर है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, हालावादी या छायावादोत्तर कवियों की भाषा कैसी है? हालावादी या छायावादोत्तर कवियों की भाषा कैसी है? उत्तर है सहज, सरल एवं प्रभावशाली। सहज, सरल एवं प्रभावशाली। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावादोत्तर कवियों की कविता की प्रधानता क्या है? छायावादोत्तर कवियों की कविता की प्रधानता क्या है? उत्तर है शारीरिक प्रेम, मांसल प्रेम। आप ये क्या है, अभी हमने जो छायावादी रामेश्वर शुक्ल जी अंचल का जो काव्य है वो मांसल प्रेम से ओतप्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, हालावादी या छायावादोत्तर कविताओं ने इन भावों को प्रधानता दी। किन भावों को? कौन कौन से भाव हैं? व्यक्तिगत अनुभूतियों के भाव, यानी व्यक्ति ने जैसा अनुभव किया उसी की अभिव्यक्ति उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से की है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख हालावादी कवि कौन है? प्रमुख हालावादी कवि कौन है? उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निशा निमंत्रण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। एकांत संगीत किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। मधु कलश किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। वर्षांतक के बादल किसकी रचना है? वर्षांतक के बादल किसकी रचना है? उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल। नेक्स्ट प्रश्न है, रामेश्वर शुक्ल अंचल की कविताओं में किस प्रकार के प्रेम का वर्णन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की कविताओं में किस प्रकार के प्रेम का वर्णन है? उत्तर है
मांसल प्रेम, मांसल प्रेम। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रौपदी किसकी रचना है? द्रौपदी किसकी रचना है? उत्तर है नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त चंदन किसकी रचना है? रक्त चंदन किसकी रचना है? उत्तर है नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा। प्रवासी के गीत किस कवि द्वारा कृत काव्य है? किस कवि द्वारा कृत काव्य है? आंसर है नरेंद्र शर्मा, आंसर आपका नरेंद्र शर्मा। प्यासा निर्झर किस महान छायावादोत्तर कवि की रचना है? किस छायावादोत्तर कवि की रचना है? नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा। बुद्ध और नाच घर किस हालावादी कवि की रचना है? बुद्ध और नाच घर किस हालावादी कवि की रचना है? उत्तर है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। चार खेमे 64 खूंटे, चार खेमे 64 खूंटे किसकी रचना है? किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, करील किस कवि का काव्य संग्रह है? यह करील किस कवि की कृति है? करील किस कवि की कृति है? उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मेरा वक्तव्य का जो विषय है समाप्त हुआ है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि छायावादोत्तर कवियों की संख्या ज़्यादा नहीं है, गिने चुने ही कवि हैं। और इसमें जो दो विचारधारा के कवि हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा और प्रणयमूलक विचारधारा। अब इनमें जो रचनाकार हैं या कवि हैं, उन्होंने 8-8, 7-7 रचनाएं लिखी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं कुछ ज़्यादा हैं। बाकी जो 3 कवि हैं आपके, उनकी तो नाम मात्र की रचनाएं हैं। और परीक्षा में, क्योंकि एक वाद के रूप में तो ये आ ही गया है कि छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का समय में एक इनकी विचारधारा बन गई है, तो ये प्रश्न बहुत आसान होता है। एक प्रश्न आपके परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। कई बार रचना से संबंधित पूछ लेते हैं, कभी रचनाकार से संबंधित, कई बार मिलान करते हैं तो वहाँ पर रचना दे देते हैं या कवि का नाम दे देते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन कवियों की जो रचनाएं हैं उनको अच्छे से याद कर लो। ज़्यादा तो है नहीं, और ज़्यादा हैं तो देखो, हमने परीक्षा पास करनी है तो ज़्यादा भी याद करनी पड़ेंगी। तो मेरा प्रयास तो यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कवियों की रचनाओं को जहाँ से भी आपको मिले, लाइब्रेरी में जाते हो, आपके पास जो पुस्तक है, हो सकता है मेरे से कुछ रचनाएं छूट गई हों, आप उन रचनाओं को भी ढूंढने का प्रयास करो और अपने जो नोट्स बनाते हो वहाँ उनको ऐड कर लो, ताकि आपसे कोई प्रश्न ना छूटे। अब आज का मेरा वक्तव्य यहीं समाप्त हो रहा है, और मैं आपको वही संदेश देना चाहूँगी कि जो वैश्विक महामारी है उससे सुरक्षित रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक घर से बाहर न जाइए। आपके घर में जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखिए, और आपका जो समय है वह भी अच्छे से स्वाध्याय में बीते, क्योंकि अब आप घर में ही रहते हो तो घर में कितनी देर क्या काम करते हो। आपके पास, विद्यार्थियों के पास तो एक ही लक्ष्य होता है, पढ़ाई पढ़ाई। और आपका जो बाहर आउटगोइंग का समय है वो भी अब इतना नहीं है, परीक्षा भी आने वाली है, आपका 1 महीना अच्छे से डिस्टर्ब हो गया है। तो आप जो है अच्छे से परीक्षा की तैयारी करो, और मैं भगवान से मंगल कामना करती हूँ कि आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, आपको सफलता मिले। धन्यवाद।